हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा जो कि जुलाई में होनी है, तो आज हम बात करेंगे सीटेट से संबंधित विज्ञान विषय की लेसन नंबर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फसल उत्पादन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं बताऊंगा। तो सभी को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फसल क्या होती है। ठीक है, तो फसल क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यानी फसल क्या होती है, यानी जब एक ही किस्म के पौधों को किसी बड़े स्थान पर कि बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो वह क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए हम गेहूं की फसल करते हैं तो उसमें जो हमारी फसल होती है, जो फसल में पौधे होते हैं वो सारे गेहूं के ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम गेहूं में हम बाजरा भी बो दें, तो ऐसा नहीं होता है। जब एक ही किस्म के पौधों को हम एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं किसी स्थान पर तो उसे हम फसल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक, तो ये हमारी गेहूं की फसल कहलाएगी। तो आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी फसलें होती हैं इन अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे कौन कौन सी फसलें हैं, चलिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 आता है खरीफ फसल। ठीक, तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। तो खरीफ फसल क्या होती है, जिनको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ठीक, तो वह फसलें जिनको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, कब बोते हैं, वर्षा ऋतु में। तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाता है कि खरीफ फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, और भारत में जो वर्षा ऋतु है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है, तो होती है जून से सितंबर तक। ठीक, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ठीक है, तो अगर आपसे खरीफ फसलें पूछ ले जाए, कुछ ऑप्शन दे दिए जाएँ कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसलें हैं, तो आपको यदि पता होगा तो बता दोगे। जैसे हमारी धान हो गई, मक्का हो गई, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, कपास हो गई, ये सारी क्या हैं, ये खरीफ फसलें हैं। ठीक है, तो ये खरीफ फसल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं रबी फसल पर। तो रबी फसल क्या होती हैं। ठीक, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। शीत मतलब शीत ऋतु क्या होती है, यानी जाड़ों में। ठीक है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी और रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो रबी फसल की हम बात कर रहे हैं वह शीत ऋतु में यानी जाड़ों में उगाई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जाड़ों में हम कौन कौन सी सब्जियाँ उगाते हैं, कौन कौन सी फसलें ज़्यादा उगाते हैं। तो देख सकते हैं कि जो गेहूँ है वह भी जाड़ों में उगाया जाता है। चने का साग सभी खाते होंगे, तो उसको भी हम क्या करते हैं, जाड़ों में उगाते हैं। मटर भी जाड़ों में आती है, शीत ऋतु में आती है। ऐसी सरसों भी हमारी शीत ऋतु में आती है। ठीक है, तो ये सब जो फसलें हमारी वो क्या है, रबी फसलें हैं। ठीक है, तो रबी फसलें कहाँ कब उगाई जाती हैं, किस ऋतु में उगाई जाती हैं, शीत ऋतु में यानी जाड़ों में। और कौन कौन सी होती हैं, गेहूँ होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है, अलसी। ठीक, ये सारी हमारी क्या है, रबी फसल हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे आधारित फसल पद्धतियाँ। जैसे धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। ठीक, यानी ये जो सब क्वेश्चन है यहाँ पर इसके डाउट क्लियर करेंगे। या धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो जो धान की फसल होती है हमारी, वो हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि आप जानते हैं कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो
उसे हम केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी धान की फसल होती है वह वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि उस मौसम में यानी उस सीज़न में जो धान को उगाने का सीज़न होता है उस समय बरसात काफ़ी मात्रा में होती है। तो अब है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं। तो कुछ क्रियाकलाप भी फसल को उगाने के लिए किए जाते हैं किसानों द्वारा, वो क्या क्या होते हैं जैसे देख लेंगे। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। ठीक है, तो मिट्टी जैसे कि हम जानते हैं जब हम किसी भी फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले जुताई की जाती है यानी मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर बुआई की जाती है यानी बीज बोया जाता है उस मिट्टी में जो हमने तैयार की है। और फिर उसमें जब फसल थोड़ी थोड़ी निकल के आ जाती है तो उसमें क्या होता है, खाद और उर्वरक भी देना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि फसल जब हमारी उग जाती है तो उसमें बीच बीच में हमें क्या करना पड़ता है, एक समय अंतराल पर खाद लगाना पड़ता है और उर्वरक देना पड़ता है। ठीक है, और उसकी सिंचाई भी करनी पड़ती है, पानी लगाना पड़ता है, खरपतवार से भी सुरक्षा करनी पड़ती है, फिर उसका कटाई करना पड़ता है। ठीक है, जब फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है तो उसकी हम कटाई करते हैं और उसका फिर भंडारण करते हैं यानी उसको हम संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, इकट्ठा करके अपने भंडार में भर लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखो मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करना सभी जानते हैं मिट्टी कैसे तैयार होती है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि फसल उगाने में प्रथम चरण क्या होता है तो प्रथम चरण क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना, पोला मतलब इसको भूरी बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, तो चलिए मिट्टी में कुछ खास इतनी बात है नहीं, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कृषि औजार के बारे में। ठीक है, कि कृषि औजार कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ठीक है, तो जब हम फसल उगाते हैं तो अच्छी तरह से क्या करते हैं, उसको भुरभुरा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें प्रमुख हमारे औजार होते हैं, जैसे हल हो गया। हल से हम क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं, अच्छे से उसको उपजाऊ बना लेते हैं। तो हल क्या है देखेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो हल है वह प्राचीन काल से ही चलता हुआ आ रहा है, या हम इसे कह सकते हैं कि यह एक देसी औजार है हमारा। तो यह औजार लकड़ी का बना होता है, सभी जानते हैं। इसमें लकड़ी में क्या होती है, खुरपी लगी हुई होती है लोहे की, जो मिट्टी को चीरने का कार्य करती है, खोदने का कार्य करती है। तो यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फॉल। जो तिकोनी पत्ती होती है उसे हम, जो लोहे की तिकोनी पत्ती होती है जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। ठीक है, तो उसे हम फॉल कहते हैं। और किसके द्वारा होता है ये कार्य, यानी हल हम क्या करते हैं, बैलों पर या फिर जो कटरे होते हैं, भैंसे जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उन पर रखकर हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं खेत की, या घोड़े ऊँट से भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो हल का जो मुख्य भाग होता है वह लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम हल शैफ्ट कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं इसको, हल शैफ्ट। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, यानी जो एक हमारा सिरा होता है वो तो कहाँ चला गया, जोत के डंडों पर हो गया, जो बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। और दूसरे सिरे में क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, पकड़कर जुताई करते हैं। तो एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। ठीक है, तो इसे करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक जोड़ी बैल चाहिए और एक आदमी चाहिए और हल चाहिए, सरलता से जुताई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह हल का चित्र दिया गया है, जो हमारा देसी हल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो इस तरह से जुताई हम कर सकते हैं। उसके बाद है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने में मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है।
इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो वेट की तरह कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं ये कुदाली है। तो यहाँ पर ये एक हैंडल हो गया, एक पकड़ने का हो गया, और एक जो मुड़ी प्लेट आप देख सकते हैं लगी हुई है, यहाँ पर ये मुड़ी प्लेट लगी हुई है। और ये हमारा क्या हो गया है, जोत हो गया, जो हम कहाँ पर रखते हैं, बैलों के कंधों पर रखते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से खरपतवार निकाली जा सकती है। उसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसे हम अपनी आम भाषा में टिलर भी कह देते हैं। तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ठीक, तो कल्टीवेटर आप देख सकते हैं, कल्टीवेटर इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। उसके बाद बुआई है। तो बुआई सभी जानते हैं, बीज को अच्छी तरह से क्या करते हैं, अपनी उपजाऊ मिट्टी में उसका क्या करते हैं, बखेरते हैं। ठीक है, जैसे बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है, यानी जो बीज होते हैं वे अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, यानी जो अच्छी उपज देते हैं, जिन बीजों की पैदावारी अच्छी होती है, तो किसान उनको ही बोता है, उन्हीं को प्राथमिकता देता है। ठीक, उसके बाद है बीजों का चयन। जैसे क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, आपने देखा होगा, कुछ बीज क्या होते हैं, जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। ठीक है, तो जो बीज हमारे पानी में बैठ जाते हैं वो भारी होते हैं, जो तैरने लगते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, तो जो पानी में तैरते हैं बीज वो क्या होते हैं, हमारे क्षतिग्रस्त होते हैं, यानी वह अंदर से खोखले हो जाते हैं। ठीक है, जिनका अंकुरण सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो हमारे भारी बीज जो नीचे बैठ जाते हैं उनका अंकुरण अच्छे से होता है। ठीक, क्योंकि वह क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, वह बुआई के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। परंपरागत औजार क्या हो गए हमारे, तो परंपरागत रूप से बीजों की जो बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीव के आकार का होता है। बीजों को कीव के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे हम बात करेंगे खाद एवं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, कि खाद एवं उर्वरक को कैसे मिलाया जाता है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा खाद होता है वो क्या होता है, यानी खाद को मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, किसका, खाद और उर्वरक का। ठीक है, यानी यह एक तरह से अगर हम खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं, फसल की ग्रोथ को तीव्रता से बढ़ाते हैं। ठीक है, तेज़ी से। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, तो खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब भी हम फसल उगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने एक फसल उगाई और कई दिनों के लिए हमने अपनी ज़मीन खाली छोड़ दी है, तो उसमें एक के बाद एक फसल उगाई जाती रहती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी उनमें कमी आ जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए किसान क्या करता है, खेत में खाद और उर्वरक का प्रयोग करता है। ठीक है, जिससे जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वह बने रहते हैं और हमारी फसल अच्छे से उगती है। ठीक है, और अच्छी पैदावारी करती है। ठीक, तो खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। तो जो हमारा खाद होता है वह जैविक होता है। ठीक, जो
पौधों से या फिर जंतु के जो अवशिष्ट होते हैं उनसे प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 8 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो खाद कैसे तैयार होता है, यानी जो हमारे अपशिष्ट होते हैं, जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है, जैसे जंतु का गोबर हो गया, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, गड्ढे में डालते जाते हैं, ठीक, और उसे खुला छोड़ देते हैं। और जब उसमें अपघटन होता है कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो वह किसका रूप ले लेता है, खाद का रूप लेता है। ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि खाद, तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि खाद किस तरह से तैयार होता है। जो देसी खाद होता है वह किस तरह से तैयार होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है क्या तीनों गिलासों के पौधों में कितनी वृद्धि। चलिए, इसमें कुछ इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पर देखेंगे उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न हैं। तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में क्या आता है। अब जो उर्वरक होता है वह खाद से कैसे भिन्न होते हैं, क्योंकि जो खाद होता है वो तो हम तैयार करते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं गड्ढे में डाल लेते हैं, उसको खुले में छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपघटन के द्वारा खाद तैयार होता है। लेकिन जो हमारा उर्वरक होता है वह क्या होता है, तो जो उर्वरक होते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, यानी जिनमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तो वे खाद से कैसे भिन्न हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं वह खाद से कैसे भिन्न हैं। तो जो उर्वरक का उत्पादन है फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फोरेट, पोटास, एनपीके, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, किसमें ना, एनपीके में होता है। ठीक है, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तो इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। किनसे, इन रासायनिक उर्वरकों से। ठीक है ना, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। तो अगर हम इन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग कर दें, ठीक है, यानी पर्याप्त मात्रा से अधिक मात्रा में यदि हम इनको प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसमें कमी आती है। तो यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। तो जब ये रासायनिक उर्वरक मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो इनसे क्या होता है, जल का प्रदूषण भी होता है, क्योंकि मान लीजिए खेतों में बाढ़ आ गई है तो वो जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, सब नदियों में चला जाता है, नालों में चला जाता है, जिससे क्या होता है, जल का प्रदूषण भी होता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। तो हमें जितना भी हो सके अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वह अत्यधिक क्षतिग्रस्त नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर क्या होता है। जैसे उर्वरक क्या होता है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, और खाद में अगर हम देखें कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद का उत्पादन कहाँ होता है, खेतों में बनाए, यानी खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ठीक, गड्ढा करके उसमें हम जो है अपशिष्ट को डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, उर्वरक में अगर हम देखें कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। उसके बाद नंबर 4 है कि उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं,
जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात। आगे चलते हैं। अब खाद के क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, तो जो हमारी जैविक खाद होती है वह उर्वरकों से अच्छी मानी जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वह क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तो जो मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी जो मिट्टी होती है हमारी खेत की वह जल्दी से नहीं सूखती है, जल्दी से नमी नहीं जाती है इस खाद का प्रयोग करने से, यानी उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तो जो हमारी मिट्टी होती है इसके कारण वह भुरभुरी रहती है और हमारा जो गैस विनिमय सरलता से होता रहता है। उसके बाद है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी जो मित्र जीवाणु होते हैं फसल उत्पादन में उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है इसकी मात्रा से। उसके बाद है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। यानी जो मिट्टी का गठन होता है वह क्या होता है, सुधर जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई मेन पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे ही हम फसल का उत्पादन करते हैं या फसल को बोते हैं तो उसमें क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क मृदा में नहीं हो पाता है या शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले पोषक तत्व, जल में घुले पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, तो जो हमारे पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में मिले हुए वह जल में घुल जाते हैं और उससे क्या होता है, पौधों के प्रत्येक भाग में उसका स्थानांतरण हो जाता है, किसका, पोषक तत्वों का। तो यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। तो स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो जब हम विभिन्न अंतरालों में यानी आवश्यकता पड़ने पर, एक समय के उपरांत आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं फसल को, तो वह क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। तो सिंचाई का जो समय है, सिंचाई का समय बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। यानी जो सिंचाई का जो हमारा शेड्यूल होता है वह अलग अलग ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें अत्यधिक गर्मी के कारण हमें जो है कम अंतराल में पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। जबकि जो शीत ऋतु होती है उसमें इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हम लंबे अंतराल पे पानी देते हैं। आगे चलते हैं। सिंचाई, तो सिंचाई के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं, तो जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के हमारे स्रोत हैं। तो जल के अगर स्रोत पूछ लेता है तो आप बता देंगे। जल के जो सिंचाई के जो स्रोत हैं वो क्या क्या होते हैं, कुएं होते हैं, जलकूप होते हैं, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। आगे चलते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिंचाई के जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। तो जैसे कि हम बात करें कुओं की, झीलों की, नहरों की, तो उसमें से जब हम जल को निकालते हैं तो विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से हम जो है उनका प्रयोग करते हैं। जैसे मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। तो ये जो हमारे तरीके हैं, कुएं, कौन कौन से कुओं से पानी सिंचाई देना या झीलों से या नहरों से, इनका प्रचलन अब कम हो गया है। लेकिन जो पहले हम कृषि करते थे वह इन पर ही निर्भर होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है, अब 12 हो गए हैं, नलकूप हो गए हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो हम उन माध्यमों से क्या करते हैं, अब पानी या सिंचाई
कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरीके हैं जैसे देख सकते हैं कि मोट, घिरनी या चेन पंप हो गया हमारे, यानी चेन में क्या करते हैं एक चेन की श्रृंखला बनाते हैं जो क्या करती है पानी निकालने, यानी पानी निकालती है, उसको हम घुमाते रहते हैं और वो पानी निकलता रहता है। ठीक, तो चेन पंप की एक श्रृंखला बन जाती है। उसके बाद है ढेकली। ढेकली क्या होती है, यानी हम बार बार उसको कुएं में डुबाते हैं और वो फिर ऊपर उठ जाती है क्योंकि पीछे कुछ भार बंधा होता है। ठीक है, उसको हम जो है पानी को गिरा देते हैं, फिर से उसको कुएं में डालते हैं, तो हमारी ढेकली होती है। उसके बाद है रहट। अभी सारी चीज़ें हैं क्या, यहाँ पर हम देख लेते हैं चित्रों के माध्यम से। तो जो मोट है आप देख सकते हैं कि हम एक जो बड़ा मटका होता है उसको कुएं में डालते हैं और उसमें पानी भरकर उसको ऊपर खींचकर जो भी हमारा बड़ा है या कुछ कह सकते हैं, उसको नाली कह सकते हैं, उसमें हम पानी को डाल देते हैं। ठीक, तो ये मोट हो गया। उसके बाद है हमारी चेन पंप। तो चेन पंप आप देख सकते हैं, ये चेन पंप का चित्र है। उसके बाद है ढेकली। तो ढेकली में क्या होता है, पीछे एक बड़े डंडे में कुछ वजन होता है, भार होता है, और आगे एक खाली बाल्टी हम टांग देते हैं जिसको बार बार नीचे डुबाने पर वह बाल्टी डूबती है और पीछे रखे वजन के कारण वह बाल्टी ऊपर भरकर उड़ जाती है, जिसको हम फिर पानी को अपनी नाली में गिरा देते हैं और फिर से यही प्रोसेस अपनाते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं रहट। तो इसका प्रयोग अब बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक गोल लकड़ी के घेरे पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी बाल्टियाँ बांध देते हैं। ठीक, और उसका जो लिंक है वो किससे कर देते हैं, एक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक डंडे से कर दिया गया है, यानी ये बैल क्या करेगा, इसको घुमाएगा तो ये रहट चलेगी। ठीक, और ये पानी जो है नीचे से निकाल कर डालती रहेगी। ठीक, तो इस तरह से हम रहट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सिंचाई के आधुनिक तरीके। तो अब जो सिंचाई के नए नए तरीके आ गए हैं, आधुनिक समय है तो आधुनिक तरीके हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। जैसे मुख्य विधियां निम्न है। छिड़काव तंत्र, आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि छिड़काव करने की पाइपलाइन आ चुकी है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारा हेड पंप होता है या फिर जो हमारा ट्यूबवेल होता है, हम उसको उसमें क्या करते हैं, पाइप से फिट कर देते हैं और वह इस तरह से आप देख सकते हैं चित्र में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो ये छिड़काव तंत्र है। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। तो इसमें क्या होता है, पाइप को क्या कर देते हैं, जो फसलों की गूले होती है वहाँ पर पाइप बिछा देते हैं और धीरे धीरे उन सभी गूलों में क्या हो जाता है, पानी चला जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नई नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को हम समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।